हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन, नमस्ते। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार सीरीज में जिसका नाम है कहानी सन 57 से 47 के पार्ट 13 यानी अध्याय 13 में। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है, चैप्टर्स को नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप पहले उनको देखिए ताकि आपको पता चले कि कहानी कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सेकेंडली, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स, ताकि आपको ऐसी शानदार इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और देश से जुड़ी खबरें आपको मिलती रहें। सो आइए शुरू करते हैं कहानी सन 57-47 विथ हिस्टोरियन प्रकाश दुबे। सो प्रकाश, अब आप ये बताओ कि पिछले चैप्टर में हमने सुना कि महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर जी का पुनः पैक्ट हो चुका है, राइट। भगत सिंह जी को फांसी भी हो चुकी है। अब इसके आगे फर्दर क्या प्रोग्रेस है? राइट। सो 1932 तक ये सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं और फिर जब इन्होंने देखा कि जो गांधी इरविन जो पैक्ट है उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया है, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उससे कोई रिजल्ट नहीं आया, गांधी जी वापस आ गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0 लॉन्च होता है बट वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाता है। इसके बहुत सारे रीज़न थे, मैं कुछ रीज़न बताना चाहता हूँ कि वो सफल क्यों नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि देश में उस समय चल क्या रहा था। सो कांग्रेस के पास जो मेजर सपोर्ट था वो उसको नहीं मिल पाता है, जो उसका जो सोशल बेस था, जैसे जो उसके पीजेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो लेबर क्लास थी और जो और भी क्लासेस थे, वो उससे संतुष्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो पेजेंट्स और ज़मींदार थे वो लोग जो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, गांधी जो ज़मींदार थे उनको लग रहा था कि वो लोग जो गांधी जी है, कांग्रेस है, वो रेंट कम करवा देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पीजेंट्स थे उनको लग रहा था कि हमारा कुछ सुधार होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको लग रहा था कि जो पॉलिसीज़ हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है वो ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लेबर क्लास थी उनको लग रहा था कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। सो हर जगह से अब कांग्रेस पिस रही थी और कहीं ना जो सोशल बेस था, जो ग्रुप इनके साथ था CDM 1.0 में, नमक सत्याग्रह के समय अब नहीं था। इसीलिए 1934 आते आते ये अपना जो 2.0 CDM था उसको वो स्टॉप कर देते, गांधी जी बंद कर देते। बिल्कुल। तो आप पीजेंट्स मतलब किसान किसान, उस समय किसान थे। हाँ। exactly, जो आप किसान बोलेंगे तो क्योंकि हमारे जो लोग हैं उन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं, फार्मर आप बोल सकते हैं। हाँ। यस। तो अब जो पूरी असंतुष्टि थी ये पूरी तरीके से फैल चुकी थी। अब ये लोग अपने अपने अलग अलग कार्यक्रम करने लगे थे। इसी समय जो था, जो सोशलिस्ट मूवमेंट था वो भी चालू हो गया था और कांग्रेस के भीतर ही एक सोशलिस्ट मूवमेंट, जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो भी आ गई थी, जिसके बहुत बड़े लीडर थे जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, जो 1971 में इमरजेंसी के टाइम पे ही काम करेंगे। सो अब कांग्रेस में भी एक सोशलिस्ट आ गया था जो किसानों की बात कर रहा है, जो लेबर क्लास की बात कर रहा है। सो अब जो डाइवर्सिफिकेशन था पॉलिटिक्स में वो भी दिख के आ रहा था। सो ये रही बात यहाँ पे 1932-34 तक की। सो ठीक है, तो ये मूवमेंट उतना सफल नहीं हो पाया। सो इसमें ब्रिटिशर्स का क्या रोल था अब यहाँ पे? Right. ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? राइट। सो 1935 जब समय आता है तो एक लैंडमार्क ईयर होता है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेके आती है। ये बहुत ही लैंडमार्क था जो एक्ट था, बिकॉज जो पहले आने वाले जो इसके जो एक्ट थे 1909, 1919 वो कहीं ना कहीं लोगों के खिलाफ थे। बट इस एक्ट में बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हुई थी, साइमन की रिपोर्ट आ गई थी, जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था, इसके चक्कर में गवर्नमेंट ने देखते हुए कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं और ये सब जो हमारे खिलाफ जो विद्रोह हो रहा है, देखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए और ऐसे स्टेप्स लिए जो हम लोगों को, जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1950 में, उसमें भी इस एक्ट की बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि इमरजेंसी एक प्रोविज़न हो गया और हमारे जो स्टेट की जो लिस्ट है कि स्टेट क्या काम करेगा, सेंटर क्या काम करेगा, ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये सब चीज़ें उस एक्ट में पहले से ही थी। और ये किसने बनाया था? ये ब्रिटिशर्स ने बनाया। मतलब ब्रिटिशर्स, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स रख गए थे। ये बहुत सही बात कही है। तो ब्रिटिशर्स ने 1935 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर के आ गए। अब ये एक्ट क्या इतना अच्छा था कि कांग्रेस इससे मतलब लाइक कि हैप्पी थी, या फिर कांग्रेस का इसमें फर्दर क्या रोल था? नहीं, तो जैसा कि बात है कि जो भी वो एक्ट लाते थे कहीं ना कहीं वो अपनी ही महत्वाकांक्षाओं को आगे रख के लाते थे, अपने ही जो उनकी मदरलैंड थी ब्रिटेन उसको आगे रखते थे और हम लोग को दबाने के लिए करते थे। तो गवर्नमेंट ने भी देखा कि जो सेंटर्स के पास इन्होंने पावर दी है, बोलने को तो ऑटोनॉमी दे दी थी कि भैया आपको हम स्वायत्तता दे रहे हैं, बट असलियत में ऐसा नहीं था। जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया,
जो रेवेन्यू की बात हो गई, इकोनॉमी बात हो गई, वो सब गवर्नमेंट अपने हाथ में रखी थी थ्रू गवर्नर। उस समय भी जो गवर्नर था वो मेन पोस्ट था। तो नीचे असेंबली तो थी जिसके इलेक्शंस होने भी वाले थे। और इसके आगे भी बात है कि कांग्रेस में फिर से वही जो 1922 में डिबेट होती कि हम पार्ट लें कि नहीं लें, वो भी था। बट कांग्रेस इस चीज़ से खुश नहीं थी कि उनके पास सारे पावर नहीं है। और जो दूसरी बात थी कि जो अभी भी जो वोटिंग राइट्स थी वो सिर्फ 14% लोगों के पास थी पूरे देश की। ये वोटिंग राइट डिसाइड कैसे होती थी? तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जो एजुकेशन था उसके बेसिस पे, जो बड़ी ज़मीन, जो बड़े लैंड होल्डर थे उसके बेसिस पे ये लोग वोटिंग राइट्स देते थे। अब यहाँ पे एक कॉमन सी बात है, एजुकेशन सिस्टम किसका? ब्रिटिशर्स का। तो जब वो लोग एजुकेशन देंगे तो वही लोग वोट करेंगे जो इनके साथ सबके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। राइट। जैसे आज है कि 18 साल से ऊपर आप कोई भी वोट दे सकते हो, वोट दे सकते तब ऐसा नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसे वो बना दी थी गाइडलाइन कि आप यही वोट देंगे, ये वोट नहीं देंगे। राइट। सो अब बात आती है 1937 की, जहाँ पे ये लोग प्रोविंशियल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। उसके पहले एक और इलेक्शन हुआ था 1935 में, वो था सेंटर का इलेक्शन, जैसे आज का लोकसभा का इलेक्शन। उसमें भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और 75 में से 45 सीट्स जीत के आए थे। सो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब अराउंड 50-60% से ज़्यादा ये लोग सीट्स लेके आए थे। तो जो हम लोग को लग रहा था कि इनका जो क्या बोलते हैं बेस है वो कम हो गया, ऐसा नहीं था। सो 1937 में आते हैं कि यहाँ पे इन लोग के इलेक्शंस होते हैं और फिर कांग्रेस जो है फिर से वही, जैसे मैंने बताया कि 2 ग्रुप बन के आते हैं कि क्या इनको पार्ट लें कि क्या नहीं लें। जो लेना चाहते हैं वो गांधी जी से फिर से अप्रूवल मांगते हैं कि गांधी जी हमें फिर से अप्रूवल दे दीजिए और हम लोग इलेक्शन लड़ लें। तो गांधी जी को थोड़ा मनाने के बाद, थोड़ा रिझाने के बाद गांधी जी मान लेते कि आप इलेक्शंस लड़ लीजिए। बिल्कुल। तो ये तो हो गया सेंट्रल के इलेक्शन। राइट। पर जब राज्यों के, जिसको हम प्रोविंसेस कहते हैं, उनके जब इलेक्शंस हुए तो उसमें कांग्रेस का कैसा परफॉर्मेंस था? राइट। सो 1937 में अब राज्यों के इलेक्शंस होने थे, टकरार हुई, वो हुआ कि लड़े कि ना लड़े। एंड में ये हुआ कि आपको लड़ना चाहिए। इन्होंने जो लड़ाई करी और उस समय जवाहरलाल नेहरू 1937 में 80,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं इलेक्शंस के लिए। सो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय और सब कुछ जागरूक करते हैं, वापस से अपना बेस बनाते हैं और ये लोग बहुत ही शानदार जीत के आते हैं। मतलब ये लोग एक्सेप्ट 4-5 राज्यों के अलावा ये लोग हर जगह सरकार बनाते हैं और 716 सीट्स लड़े थे, उसमें से लगभग 550 सीट्स ये लोग जीत के आते हैं। सो बहुत बड़ी सरकार बनती है और ये लोग आगे आने वाले 28 महीनों तक 1937 से 1939 तक ये लोग सरकार बनाते हैं। टोटल कितनी सीट्स थी जिसमें, मतलब आपने बताया कि 716 में लड़े, राइट, मतलब सब में नहीं लड़े? नहीं। तो टोटल कितनी सीट्स थी? 1160-61 के आसपास की सीट्स, मतलब 1160-61 सीट्स थी जिसमें 716 में लड़े और उसमें 500 बहुत ही शानदार फिगर नहीं याद है, बट कोई बात नहीं, बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ही शानदार जीत थी। सो ये जो जीत थी ये बहुत ही मोरल बूस्टिंग वाली जीत थी, साइकोलॉजिकल जिसको बोलते हैं ना विन, ये वो थी कि लोगों को लगा कि हम लोग अपने प्रांतों को अब खुद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग खुद से गवर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। एक जो रूलिंग वाली भावना थी, जो ब्रिटिशर्स हम लोग पर रूल कर रहे थे, अब नहीं, रूलिंग से गवर्नेंस, ये जो शिफ्ट हुआ था ये आया था। अच्छा। और ये 28 महीनों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। बट कहीं ना कहीं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी घंटी बजना चालू हुई थी। हिटलर अपना जर्मनी में अपनी जो पावर, डिक्टेटोरियल पावर चालू कर दिया था। 1939 में जब ब्रिटेन उस वॉर में कूद पड़ती है और भारत के लोगों को बोलती कि भारत की जो आर्मी है वो इसमें पार्ट लेगी, तो यहाँ पे कांग्रेस सेटबैक लेती है कि आप हम इतने से ज़्यादा राज्यों में गवर्न कर रहे हैं, हमारे पास 45 सीटें हैं, आप हमसे बिना पूछे ऐसे कैसे हमारे देश के जो जवानों को झोंक सकते हैं इतने बड़े वॉर में। सो इस कारण से 28 महीने के भीतर ही ये लोग पूरे के पूरे राज्यों से इस्तीफा दे देते हैं। ओके, मतलब कांग्रेस इस्तीफा दे देती है बिना उनसे पूछे वॉर में आप कैसे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली। ठीक है, बहुत ये तो समझ में आ गया अभी तक। बट इन सब के बीच में जो एक बहुत बड़ा नाम अभी तक हम लोगों ने इस कहानी में नहीं सुना है वो है सुभाष चंद्र बोस। राइट। आप उनके बारे में बताओ थोड़ा सा। ठीक है। सो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 1897 में और वो एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली से थे। मतलब परिवार जो था वो आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उनका सिलेक्शन होता है इंपीरियल सिविल सर्विसेज में, ICS में ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छी रैंक लाते हैं, जो कि आज के यूपीएससी के बराबर का एग्जाम एकदम टोटली इक्विवेलेंट है। और उस समय मतलब एज ना होते भी वो लोग मतलब बहुत अच्छे एग्जाम क्लियर करते हैं।
प्रोबेशन में जाते हैं और उसी समय 1919 की घटना है कि जलियांवाला बाग हो जाता है। ओके। बहुत मन इनका भारी रहता है, ये वहीं पे प्रोबेशन पीरियड में ही ये उस जॉब से छोड़ देते हैं उस जॉब। ओके, वो ज्वाइन मतलब एज अ परमानेंट वो नहीं करते मतलब ज्वाइन करते हैं बट फिर वो छोड़ देते हैं ट्रेनिंग के दौरान ही। ठीक है। फिर वो अपना जो गुरु है वो CR दास जी को मानती है, चित्तरंजन दास जी को अपना गुरु मानते हैं और वो फिर देश की आज़ादी की ओर लग जाते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर लिखते हैं, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, बिकॉज बंगाल में चल ही रहा था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। 1927 में इनको जेल हो जाती है, जेल से बाहर निकलते हैं, जवाहरलाल नेहरू के कांटेक्ट में आते हैं, बहुत अच्छी इन लोग की घनिष्ठ मित्रता बन जाती है जवाहरलाल नेहरू और क्योंकि इन लोग की जो सोच थी वो मिलती थी। दोनों ही जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के प्रभाव में आए थे और गरीब निचले लोगों के लिए काम करना चाहते थे। तो 1928 में जैसे बताया था कि नेहरू रिपोर्ट बनती है, ये कांग्रेस की तरफ से पार्ट लेते हैं डोमिनियन स्टेटस की जब ये लोग करते हैं तो, और ये उस समय डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। यहीं पे पहला जो एक टकराव होता है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया है कि ग्रेस पीरियड की बात करते हैं 2 साल 1 साल। तो यहाँ पे एक जो कांग्रेस का सेशन होता है वहाँ पे रेजोल्यूशन पास होता है कि क्या हम लोग पूर्ण स्वराज की बात करें या अभी थोड़ा रुक जाए और टाइम दें, है ना, ये उस समय था। तो बोस और गांधी जी के बीच में ये टकराव होता है, जो रेजोल्यूशन पास होता है उसमें गांधी जी जीत जाते हैं। बट जिस तरीके से कंपटीशन देते हैं गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस, उस समय पता चल जाता है कि ये बहुत बड़े आगे चल के लीडर बनने वाले हैं। तो ये 1928-29 की घटना है। फिर ये काम करते हैं ज़मीन में और उसके बाद नमक सत्याग्रह में काम करते हैं। फिर ये 1931 में जब ये देखते हैं कि जब एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कम हो रहा है, ये यूरोप जाते हैं। यूरोप में देखते हैं कि मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर भी अब काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं ये लोग। और फिर ये जब वापस आते हैं 1935 में, तो इसी बीच ये लेबर यूनियन के भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनसे उन सबका काम भी करते रहते हैं। सो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहता है, सारे हालात बदल जाते हैं। फिर उसके बाद 1938 के हरिपुरा सेशन में ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन के आते हैं और 41 एक ही एज रहती है, बस उतनी यंग एज में ये एक प्रेसिडेंट बन के आते हैं। इनकी आइडियोलॉजी बहुत ही क्लिस्टर क्लियर रहती है कि इनको पूर्ण स्वराज दिलवाना है भारत को, और ये जल्दी से जल्दी उस चीज़ के लिए काम करते रहते हैं। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात करते हैं, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इकोनॉमिकली देश को बढ़ाया जाए, इस चीज़ की बात चलती है। यहाँ पे ये स्पीच भी देते हैं। इन सब चीज़ों के कारण गांधी जी, इनकी जो आइडियोलॉजी रहती है, जिस तरीके से देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं, गांधी जी उससे थोड़ा सा नाराज़ रहते हैं। ओके, मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। अब वक्त आता है 1939 का, कांग्रेस का सेशन होने वाला रहता है और ये सेशन होता है त्रिपुरी में। त्रिपुरी अपना जबलपुर के पास, जो उस समय गाँव थे, क्योंकि गांधी जी के आ जाने के बाद बहुत सारे जो गाँवों में सेशन होने लग गए थे। सो यहाँ पे वापस से प्रेसिडेंट की बारी आती है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। सो सुभाष चंद्र जी बोस बोलते हैं कि अब जब मैं इतना, और ये बहुत बहुत पॉपुलर लीडर बन गए थे, अब ये जब इतने पॉपुलर लीडर हो गए हैं तो मैं ही दोबारा टर्न के लिए जाऊं। तो यहाँ पे गांधी जी बोलते नहीं, आप एक बार बन चुके हैं, अब आप क्यों जाएंगे। तो यहाँ पे गांधी जी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं पट्टा भाई सीतारामैया की तरफ पे। जब ये इलेक्शन होता है तो यहाँ पे 1580 वोट मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस को और 1377 वोट्स मिलते हैं पट्टा भाई सीतारामैया को। अब आपको ये देख के लगेगा कि वोट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, बट पट्टा भाई सीतारामैया के पीछे कौन था, उनके सर पे हाथ किसका था, गांधी जी। इसके बावजूद वो हार जाते हैं। इससे गांधी जी बोलते हैं ये जो सीतारामैया ये हार है, ये इनकी हार नहीं, ये मेरी हार है। तो गांधी जी ये एडमिट करते हैं, ये मेरी हार है। फिर जब ये ऐसा होता है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी रहती है उसमें जो बहुत सारे लीडर रहते हैं कांग्रेस के, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग सुभाष चंद्र बोस के साथ काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी बहुत अलग है। ये सब सुन के उनको बहुत दुख होता है सुभाष चंद्र बोस जी को। और जब ये देखते हैं, फिर बारी आती है जवाहरलाल नेहरू क्या बोलेंगे। जवाहरलाल नेहरू भी कोई क्लियर कट एक डिसीजन नहीं लेते हैं और बस एक लेटर लिखते हैं। सबको लगता है कि ये भी रेजिग्नेशन दे दी है और इन सब चीज़ों से दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस वहाँ से प्रेसिडेंट की चीज़ें छोड़ देते हैं। मतलब प्रेसिडेंटशिप वो 1 साल कंटिन्यू नहीं करते, छोड़ देते हैं। 1939 के बाद वो कंटिन्यू नहीं करते, वो त्याग देते हैं, बोलते हैं कि ऑल्दो जीत चुके हैं, वो बोलते हैं कि ये जो कांग्रेस है ये सर्कस के समान है। लिटरली ये उनके वर्ड हैं कि कांग्रेस एक सर्कस के समान है, लोग आके तमाशा करते हैं यहाँ पे। 1939 में वो अपनी खुद की फॉरवर्ड ब्लॉक करके पार्टी बनाते हैं और वो अब अलग पार्टी के द्वारा अपने क्या बोलते हैं भारत को आज़ाद करने के लिए लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे जब 1939 के बाद अपनी पार्टी बना ली है और 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही है, तो ये सोचते हैं कि
एक अच्छा मौका है आज़ादी को दिलवाने का, भारत को स्वतंत्र करवाने का। अंग्रेज भी कमजोर हैं, उनकी नीड है, राइट। हाँ। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट चलाते हैं एंटी हॉलवेल मूवमेंट करके। सो इस मूवमेंट को देखते हुए इनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे ये हाउस अरेस्ट के बाद फिर ये एक बहुत बड़ी आर्मी बनाते हैं और ये एक नया रेवोल्यूशन को लीड करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पर जेल हो गई, हाँ ठीक है, तो इन्होंने अपनी अलग की पार्टी बना ली जी। बट इसी साइमल्टेनियसली कांग्रेस का क्या रोल प्ले हो रहा है? राइट। सो 1939 में अब ये सुभाष चंद्र बोस जी वाला इशू हुआ। इसके बाद अब कांग्रेस जो प्रोविंशियल जो इलेक्शंस थे उसके बाद उसने सारे जो राज्य थे वहाँ से इस्तीफा भी दे दिया है। अब कांग्रेस ये बोलती है कि हम लोग अब नया मूवमेंट चलाएंगे। सो कांग्रेस इसी बीच डिमांड करती है वॉइस क्या बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि आप अब हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे दीजिए, अब आप लोग यहाँ से ट्रांसफर ऑफ पावर करके अब आप जाइए अपना युद्ध लड़िए। हाँ, तो उस समय वाइसरॉय रहते हैं लिलिथ ग्रू। तो लिलिथ ग्रू बोलते जाओ, हम भैया हमारा युद्ध हम तो लड़ेंगे। तो ये कुछ नहीं देते ऐसा वैसा। और फिर यहाँ पे इनकी एक तरफ वॉर स्टार्ट हो गई है। और फिर यहाँ पे 1940 में जब कांग्रेस का सेशन होता रहता है तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी अपना उत्तराधिकारी भी बना देते हैं, बोल देते हैं कि अब इसके बाद जो डिसीजन लेगा वो जवाहरलाल नेहरू लेगा। सो यहाँ से इनकी एक उत्तराधिकारी ये बन चुके हैं। और इसी बीच जो जिन्ना का कम्युनल एजेंडा था वो भी पीक पकड़ लिया था, बिकॉज अब जब जहाँ जो कांग्रेस के नेता हैं वो देश को आज़ाद की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो जिन्ना है वो अलग सेपरेट नेशन 1940 से जो पाकिस्तान का जो मूवमेंट था इसका बनाने का ये बहुत ज़्यादा पीक पे था 1940s के बाद। 1940s के बाद, जिन्ना के बाद। सो अगस्त 1940 में एक अगस्त ऑफर आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे। कांग्रेस लिटरली इनके ऊपर हंसती, बोलते कि ये जो 1928-29 की बात थी, हम लोग डोमिनेंट स्टेटस की बात, हम लोग पिछले 11 साल से 12 साल से यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, आप कहाँ हमारे लिए ये लेकर आए? बिल्कुल। तो इसके बाद क्या होता है कि जब और इसे कहते हैं अगस्त ऑफर, इसे कहते हैं अगस्त ऑफर, एग्जैक्टली। अब इसके बाद गवर्नमेंट को शक रहता है कि लोग बड़ा कोई आंदोलन ना कर दे, तो ये बहुत सारे दमनकारी स्टेप्स लाते हैं और यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि अब हम लोग को सत्याग्रह के लिए तैयार करना है। बट वही जो मास मूवमेंट था ये नहीं देखते कि अभी जो मास है इनके साथ नहीं है। तो यहाँ पे गांधी जी और सब लोग मिलके एक नया सत्याग्रह लीड करते हैं, वो होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब ये रहता है कि एक आदमी ही, कोई इसके साथ भीड़ ना हो कुछ ना हो, पर एक आदमी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा रहेगा। जब ये शुरू होता है तो जो इसके सबसे पहले सत्याग्रही बनते हैं वो होते हैं विनोबा भावे जी, नंबर वन। सेकंड नंबर पे आते हैं जवाहरलाल नेहरू। सो ये दोनों मिलके अब धीरे धीरे इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च हो रहा है। बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, ये था कि हम एक अकेला आदमी धीरे धीरे चालू कर रहा है। बट ये सत्याग्रह था इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था कि 1941 के आते आते 1941 मई के आते आते करीबन 25,000 लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जिस सत्याग्रह की उम्मीद नहीं थी वो सत्याग्रह बहुत भयंकर चल जाता है, आंदोलन बहुत बड़ा चल जाता है, बहुत ज्यादा। जिस आंदोलन की उम्मीद थी वो उतना नहीं चल पा रहा है, पर जिसकी उम्मीद नहीं थी इंडिविजुअल सत्याग्रह की वो बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो अब दिसंबर 1941 की बात है, यहाँ पे कांग्रेस की फिर से 3 दिवसीय कार्य बैठती है और ये लोग अब डिमांड करते हैं कि अब हम लोग को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और अब अगर हम लोग थोड़ा सा मैं कंपेयर आऊँ ग्लोबल स्टेज पे, वर्ल्ड स्टेज पे आऊँ, तो 1942 में जैसा जो चीज़ें हो रही थी कि जर्मनी जो है, जो पूरा वेस्ट यूरोप, जो अब आप मैप में देखेंगे पूरा वेस्ट यूरोप पे कब्जा कर लिया था। जापान वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसीलिए जापान जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे आ गया था और यूनाइटेड स्टेट्स के जो कुछ एरिया है, हवाई आइलैंड है, वहाँ पे बमबारी कर दिया था। सो अब लिटरली जो इंग्लैंड है वो पूरी तरीके से बैकफुट में थी। और इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अब यूएसए भी एंटर कर गया वर्ल्ड वॉर में, जब जापान ने इनके ऊपर हमला कर दिया, तो यूएसए बोलता है कि अगर आपको ये वॉर जीतनी है आपको इंडिया को साथ में रखना पड़ेगा। इसीलिए 1942 में एक क्रिप्स मिशन करके आता है जहाँ पे ये लोग फिर से डोमिनेंट स्टेटस की बोलते हैं और बोलते हैं कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे, हम आपको अपना संविधान बनाने के खुद बोलेंगे। फिर से गांधी जी बोलते कि ये आप ये जो पोस्ट डेटेड चेक लेकर आए हो हमारे लिए, ये कोई मतलब का नहीं, हम यहाँ पे बहुत सालों से बोल रहे हैं कि हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और अब ये जो कांग्रेस है ये समझ रही है कि ये कितने बैकफुट में है और अब कांग्रेस एक नया जो मूवमेंट है उसको लॉन्च करने की तैयारी में है। बिल्कुल। सो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 ने एक बहुत ही
क्रूशियल रोल प्ले किया है भारत की इंडिपेंडेंस में। वेरी ट्रू। बिकॉज ये सारी चीजें तो बहुत दिनों से चल रही थी, राइट। बहुत सारे आंदोलन पहले से चल रहे थे, राइट। मतलब तो ये सिर्फ कोई एक आदमी को आप श्रेय नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। सर्कमस्टेंसेस में, इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस में भी ये हालात ऐसे बन रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को सोचना पड़ गया कि अगर हम इनको फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं करेंगे तो इंडिया हमें सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे सॉरी एक चीज कि जब यूएसए आया तो उन्होंने बोला कि आप सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं, आप इंपीरियलिज्म की अगेंस्ट हैं, है ना, ब्रिटिशर्स हाँ। और आप खुद एक कॉलोनी बना के रखे हैं, तो आप हैं। ऐसे कैसे बोल सकते, दो बातें कर रहे हैं। आप एक तरफ जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं क्योंकि वो दूसरों की जमीन हथिया रहा है, और आप यहाँ पे खुद एक जमीन इतनी बड़ी लैंड हथिया के बैठे हैं। बहुत शानदार। तो इसीलिए अब एक नया मूवमेंट का आगाज होने वाला है। बिल्कुल, और इस आखिरी एपिसोड में ही हम भारत को आज़ाद भी करवाएंगे। आज के पूरे चैप्टर में, पूरे पार्ट में आपने सुना कि किस तरीके से धीरे धीरे अब ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। कहाँ हमने 57 से चालू किया था और धीरे धीरे हम क्लाइमेक्स में आज पहुंचने ही वाले हैं। दोस्तों, शानदार कहानी। अगर आपने अभी भी पिछले पार्ट नहीं देखे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ गो एंड वॉच प्रीवियस पार्ट फर्स्ट, एंड उससे भी पहले प्लीज़ हमारे चैनल तार सितारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार कंटेंट बनाते रहें। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। विद दिस मुलाकात होगी कल लास्ट पार्ट में। और दोस्तों, हमारे वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं बिकॉज वी डोंट वांट कि हम कंटेंट के साथ किसी भी तरह कोई खिलवाड़ करें। भारत देश की आज़ादी की बात है, हमारे भारत देश की बात है, हम कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आप भी नहीं करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।